गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू रिवीजन का अड्डा। दिस इज वैशाली। आज इस वीडियो में हमने जो प्रीवियस वीडियो देखा था कि इंडिया की ज़रूरत वर्ल्ड को क्यों है, तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में कि कौन से चैलेंजेस जो है इंडिया को कहीं ना कहीं उस अपॉर्चुनिटी को लेने में एक बैरियर की तरह काम कर सकते हैं। तो आज उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला चैलेंज जो हमने देखा था एक इंफ्रास्ट्रक्चर का था। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे लिए एक ग्रोथ भी है, ग्रोथ इनेबलर भी है और एक कंस्ट्रेंट की तरह भी काम करता है। तो इसको अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि कोई भी जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो सबसे पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपके रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, तो उनकी कोशिश यही रहती है कि पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करूं। आपका इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, लॉजिस्टिक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो पॉजिटिवली जिस डायरेक्शन में हम काम कर चुके हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अब ये कंस्ट्रेंट की तरह कैसे काम कर रहा है अब इस पे देखते हैं। सबसे पहली चीज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। तो अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, अपने प्रोग्रेसिव पाथ पे है, तो वहां पे क्या है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो हायर है इन कंपैरिजन टू मेनी कंपीटिंग इकोनॉमीज, राइट। अगर एशिया की, साउथ ईस्टर्न एशिया की बात करें तो आपका कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, तो यहाँ पे हमारा टेक्सटाइल के जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जो अपनी टेक्सटाइल लेती हैं, तो इंडिया का, वियतनाम, कंबोडिया, इनके साथ कंपटीशन चलता है। तो अगर बात की जाए तो उनके कंपैरिजन में इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जो भी आप चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, लोअर कॉम्पिटिटिवनेस रहती है। जो दूसरे पास के ही नेशंस है, अगर वो तुमको सस्ती अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर एक्सपोर्ट्स जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग लोअर प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं, तो आप इंडिया के पास क्यों आएंगे। तो इसीलिए डेफिनेटली गवर्नमेंट को यहाँ पे काम करने की जरूरत है। कंट्रीज लाइक चाइना डेवलप्ड एफिशिएंट पोर्ट्स एंड हाईवेज मच अर्लियर, ठीक है, तभी वो आज डेवलप्ड कंट्री है। तो इंडिया के पास में सिचुएशंस ऐसी रही हैं कि शायद उसको पहले ऐसे चांसेस नहीं मिल पाए, बट अभी जो करंट सिचुएशन है वहां पे इंडिया इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दीज। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इसको अगर जल्दी इस एरिया पे काम किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, चैलेंजेस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इज अर्बन कंजेशन। ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ओवरलोडेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पुअर अर्बन प्लानिंग। तो अर्बन प्लानिंग तो हम देख ही रहे हैं। अभी गुड़गांव का अगर हम एग्जाम्पल लें, वहाँ पे अगर 1-2 घंटा लगातार बारिश हो जाती है तो चारों तरफ पानी पानी होता है, वहाँ पे ड्रेनेज बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा था तो वहाँ का जो एरिया था, जो ग्राउंड के नीचे जो रॉक्स वगैरह है, उनको अच्छे से स्टडी नहीं किया गया, तो जो नेचुरल आपका ड्रेनेज होना चाहिए वो वहाँ पे प्रॉपर्ली काम नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होता है, टेक्निकल चीज़ों को देखे बिना ही डेवलपमेंट को शुरू कर दिया जाता है और वहाँ पे आपका अर्बन प्लानिंग अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो ऑब्वियसली सिटीजन्स को प्रॉब्लम होगी, आपको ट्रैफिक जैम्स देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात, हर एवरी आवर लॉस्ट इन ट्रैफिक रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। तो हम बोल तो रहे कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा है, लेकिन जब उसको वो पोटेंशियल जो उसके अंदर है उसको सही रास्ता दिखाया ही नहीं जाएगा तो वो अपना 100% परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, तो हम एफिशिएंटली काम कर ही नहीं पाएंगे। तो ये वाले एरियाज पे काम करना बहुत जरूरी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। पावर सप्लाई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। Although electricity generation has expanded rapidly, transmission losses, distribution company, finances, grid efficiency remain important challenges. तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो हो रही है, लेकिन जितनी जनरेट हो रही है उतनी प्रॉपरली 100% यूज नहीं हो रही है। तो ये जो लॉसेज हैं, स्पेशली ट्रांसमिशन लॉसेज और जो ग्रिड एफिशिएंसी है, इनको सुधारना जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ वेस्ट हो रही है उसको यूटिलाइज करके पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर लगाया जाएगा तो ही हम उसको जो है एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे, राइट। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बहुत सारे विलेजेस दे नीड इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, क्वालिटी रोड्स, वेयर हाउसिंग, इरीगेशन एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, राइट। क्योंकि
जो फसलों का अनाज होता है, जो भी सब्जियां हैं, फल सब्जियां हैं, वो ग्रामीण इलाके से ही शहरों में लाई जाती हैं। तो वहाँ के बीच का जो लॉजिस्टिक्स है, उनके जो वेयर हाउसेज है, स्टोरेज की फैसिलिटी, उनको स्ट्रेंथन करना है। क्यों? अगर ये फैसिलिटीज जिस लेवल की चाहिए वो अभी उस लेवल की अच्छी नहीं है, तो बहुत सारा वेस्टेज तो रास्ते में ही हो जाता है। स्टोरेज वेयर हाउसेज की कमी की वजह से जो सोर्स है, वो आधा चीज वहीं पे सोर्स पे ही खराब हो जाती है, तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाती है, राइट। तो इसीलिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या रूरल एरियाज की ग्रोथ नहीं होगी तो कंट्री की ग्रोथ प्रॉपरली कभी नहीं हो सकती। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है एम्प्लॉयमेंट का। वो तो किसी से भी आप बात करोगे तो सब यही कहेंगे कि बेरोजगारी है, ठीक है। तो वो क्यों है? अब इंडिया के पास आप देखेंगे, इट हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पॉपुलेशन, नियरली 65% बिलो 35। तो ये जो जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की मैं बात कर रही थी, ये हमारे पास है, लेकिन हम प्रॉपरली इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? जो यंग, केवल 35 से नीचे होना काफी नहीं है, आपके पास जॉब्स होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज नहीं होंगी तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक बर्डन की तरह काम करने लगता है। आपको उस यूथ को बैठे बैठे सर्व करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। स्किल्स, जिसके पास स्किल है उसके पास नौकरी नहीं है, ठीक है। जिसको नौकरी की जरूरत है लेकिन मार्केट में नीड ऐसी है कि एक पर्टिकुलर स्किल वाला बंदा चाहिए, उसके पास वो स्किल नहीं है, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ इस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, वरना डिविडेंड को बर्डन बनते में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब बात आती है जॉबलेस, जो एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, जीडीपी ग्रो हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही। जो बजट में हम देखते हैं, जो सरकार हमें दिखाती है कि हाँ जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसके पैरेलली एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ नहीं हो रही है। Many sectors increase output through automation technology rather than large scale hiring. हायरिंग उस लेवल पे नहीं हो रही है। आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो चुका है, रोबोट्स के थ्रू, मशीन्स के थ्रू, एआई एडवांसमेंट के थ्रू काम हो रहा है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आउटपुट अच्छा आ रहा है, लेकिन हायरिंग नहीं हो रही है। हायरिंग नहीं हो रही है तो जो एम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं स्टैटिक ही है, वो बढ़ नहीं रहा है, वो उस जगह पे रुक गया है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, मेजरली जो लार्ज शेयर है इंडिया का, वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करता है। जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, और जो घर में हाउस हेल्प जो हमारे पास होती हैं, दे आर स्टिल इन द इनफॉर्मल सेक्टर। उनके पास कोई फॉर्मल कागज या कुछ साइन वगैरह नहीं किया जाता है, ठीक है। वो उस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा शेयर जो है उनका इन्वॉल्व है। स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, डेली वेज वर्कर, स्मॉल शॉप्स, एग्रीकल्चर में जनरली रूरल एरियाज में क्या देखने को मिलते हैं, एक डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट करके एक टर्म होता है। उसमें क्या होता है कि अगर एक किसी काम को करने के लिए 1 घंटे में किसी काम को किया जा सकता है 2 लोगों के द्वारा, तो वहां पे कहीं ना कहीं 8 लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो 2 लोगों की जरूरत थी, 6 लोग एक्स्ट्रा है वहां पे, तो कहीं ना कहीं उनका जो पोटेंशियल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम्स, जैसे अगर इनफॉर्मल सेक्टर्स की बात करें, वहाँ पेंशन नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है और अनस्टेबल इनकम है, ठीक है। तो वो एक फिक्स्ड नहीं है कि आप इतने टाइम पे काम करोगे, यू विल बी पेड दिस। तो ये वाला जितना भी सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर वाला, इस पे बहुत प्रोग्रेसिवली काम करने की जरूरत है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो यूथ पढ़ तो रहा है, ग्रेजुएशन हो रही है, डिग्रियां ले रहे हैं, स्किल भी लोग कहीं ना कहीं ले रहे हैं, लेकिन उस स्किल का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। ग्रेजुएट्स ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड जॉब्स मैचिंग देयर क्वालिफिकेशंस बिकॉज ऑफ स्किल गैप्स, लिमिटेड हाई क्वालिटी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वो अब थोड़ी से मतलब बहुत कम शेयर होल्ड करती है। तो अगर 100 लोग हैं, 100 लोग एक एक जॉब के लिए फाइट कर रहे हैं, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि जब छोटे लेवल की वैकेंसीज निकलती है, ग्रुप सी की, ग्रुप बी की, ग्रुप डी की, तो जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जो वैकेंसीज है उसमें भी ऐसे लोग अप्लाई करते हैं जो पीएचडी होल्डर्स है, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स है, राइट। तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के पास स्किल्स हैं लेकिन अपनी स्किल्स के अनुसार उनको जॉब नहीं मिल रही, तो दैट स्किल इज गेटिंग वेस्टेड, राइट। तो ये जो दूसरी नेशंस के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस बन रहे हैं,
उसको ऐसे ही एक्सप्लॉइट किया जा सकता है कि जो हमारे पास स्किल हैं हमारे यूथ के पास, एटलीस्ट उनको प्रॉपरली जॉब दिलवाई जा सके ताकि उनकी स्किल जो है वेस्ट ना हो। आगे देखेंगे फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन। इंडिया में इसका इंप्रूव पार्टिसिपेशन हुआ है लेकिन स्टिल वो अंडर रिप्रेजेंटेड है। मैनी फॉर्मल एंड स्किल्ड सेक्टर्स कंपेयर्ड विद सेवरल एंड अदर मेजर इकोनॉमीज। बड़ी मेजर इकोनॉमीज की अगर बात करें तो इंडिया अभी भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन के टर्म्स में उन कंट्रीज से पीछे है। अब एजुकेशन की क्वांटिटी क्वालिटी की, अब हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज है, आईआईएम्स है, एम्स है, आईआईएससीज है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बहुत सारा यूथ ऐसा है ऑल्दो दे आर होल्डिंग अ डिग्री, लेकिन अगर उनसे कुछ बेसिक चीजें पूछ ली जाए तो उसका जवाब भी उनके पास नहीं होता। तो उसके भी 2 रीजन हो सकते हैं, कुछ नॉन सीरियसनेस होती है, कुछ हमारा एक जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा लैग है, उसमें इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। कुछ मेजर चैलेंजेस जैसे रोट लर्निंग है, तो रोट लर्निंग में क्या बस रट लिया, उसके बाद आप उसमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी नहीं है उसमें, तो वो कहीं भी नेशन को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, राइट। अगर ऐसे लोग नो मैटर आधी से ज्यादा अगर आबादी भी इनकी हो जाएगी, लेकिन अगर वो अनस्किल्ड होंगे, उनके पास ये कैपेबिलिटीज नहीं होंगी, तो वो कहीं भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। स्किल गैप बहुत ज्यादा है। रूरल और अर्बन गैप में देख सकते हैं, अर्बन स्कूल में आपको टीचर्स, लेबोरेटरीज, डिजिटल एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन जो रूरल स्कूल्स हैं वहां पे आपको रिसोर्स कंस्ट्रेंट देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जिसको हमने आज डिस्कस किया। इसके बाद जो रिमेनिंग चैलेंजेस है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तो डू फॉलो अस फॉर दैट। अभी मैन्युफैक्चरिंग वाला हमारा सेक्टर बचा हुआ है, फिर ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन वाला सेक्टर है ये बचा हुआ है, तो इनको जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो यहाँ पे जो भी जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है उसको हम आपको ईजी वे में समझाएंगे, तो उससे एक आप आइडिया लगा पाएंगे कि हमारी कंट्री किस लेवल पे है, कहाँ पे एफर्ट्स देने की ज़रूरत है। तो हमें यूँ ब्लाइंडली एंग्विश और एंगरनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है दैट वी डोंट हैव जॉब्स, वी डोंट हैव एजुकेशन, राइट। तो थैंक यू एंड डू फॉलो फॉर मोर।